राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चली हुई है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, अपना कॉपी अपना पेन जो तैयार रखिए और जो भी नई चीजें आती हैं उनको नोट करते रहिए। बच्चों, यहां सिर्फ करंट नहीं हो रही, करंट के साथ साथ जो आपकी ट्रेडिशनल जीके हरियाणा की वो भी साथ साथ जो है स्टैटिक जीके वो भी साथ साथ चलती जाएगी। और धीरे धीरे आप देखना, अगर आप हर क्लास लगाते हो, पूरी क्लास लगाते हो हर रोज, सिर्फ हर रोज आधा पौना घंटा आप अगर निकाल लेते हो सुबह सुबह और पूरी क्लास हर रोज लगाते हो तो आप देखना कि सारी की सारी जीके आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो चीज आती है उससे रिलेटेड हम सारी बातें जो है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं और ये लगातार कंटिन्यू ये चीज चलती रहेगी, क्रम चलता रहेगा तो सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन यहां एक चीज और जोड़ देना बच्चों, राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर रोज आप कंटिन्यू क्लास लगाइए, ये मेरी गारंटी की पूरी हरियाणा जीके आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन तब जब आप हर रोज रेगुलर पूरी क्लास लगाओगे, हर रोज ये एक आधा पौना घंटा स्पेशल निकाल लीजिए सब्जेक्ट के लिए और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चों हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के व्यापारी सतीश सिंघल का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है उसमें दर्ज है, वे किस जिले से संबंध रखते हैं? बच्चों, हमारे राज्य के, हमारे प्रदेश के एक व्यापारी जिनका नाम है सतीश सिंघल, उनका बुक जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है उसमें दर्ज है, तो वो हमारे राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बच्चों, वो संबंध रखते हैं फरीदाबाद जिले से। किस जिले से? फरीदाबाद जिले से वो संबंध रखते हैं। तो बच्चों, इनका नाम क्यों दर्ज है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में? क्योंकि बच्चों इनके पास 1808 से लेकर और 2019 तक के जो सिक्के हैं उनका संग्रह है। 1808 से लेकर और 2019 तक के जो हैं विभिन्न प्रकार के जो सिक्के हैं उन सब का संग्रह इनके पास है और उन्होंने एक करेंसी म्यूजियम जो बनाया हुआ है। 2018 में जो तत्कालीन उद्योग मंत्री विपुल गोयल थे, उनके कहने पर उन्होंने जो है करेंसी और क्वाइन म्यूजियम जो उसकी स्थापना की थी और लगभग 55 देशों के सिक्के उसके पास है। बच्चों, अलग अलग देशों के 55 जो देश हैं उनके सिक्कों का संग्रह उसने किया हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनमें से कोई भी जो सिक्का है वो प्रीमियम देकर नहीं खरीदा गया। तो बहुत अच्छा संग्रह उन्होंने किया, जिसके कारण जो है उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है दर्ज किया गया है। बच्चों, फरीदाबाद के बारे में आप जानते हो, हमारे राज्य का सबसे छोटा जिला है। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है बच्चों। लगभग 743 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। 742.9 743 लगभग वर्ग किलोमीटर जो फरीदाबाद का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। और अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे बड़ा जिला है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी? फरीदाबाद की। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है बच्चों? वो भी फरीदाबाद है। ठीक है, तो कई बच्चों ने पढ़ा होगा कि पंचकुला सबसे छोटा है बच्चों, पंचकुला सबसे छोटा क्षेत्रफल में। तो वहां जो एचएससी में क्वेश्चन आया हुआ ये, लेकिन बच्चों वहां फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अपने विवेक के हिसाब से आप जवाब दीजिए, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है उस पे आप जाइए। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों? सिरसा। पहले कौन सा होता था? भिवानी। लेकिन भिवानी में से चरखी दादरी निकलने के बाद सबसे बड़ा कौन सा हो गया? सिरसा, क्षेत्रफल के हिसाब से। और फरीदाबाद कब बना था बच्चों? अब तो ये डेट याद हो जानी चाहिए कि 15 अगस्त 1979, 15 अगस्त 1979 को जो है 15वें जिले के रूप में जो है फरीदाबाद का गठन हुआ था। गुरुग्राम
1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो उसके साथ गठन हुआ था। करनाल भी 1 नवंबर 1966 को करण नगरी कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं, हरियाणा का पेरिस कहलाता है, लिबर्टी शू का जन्मदाता कहलाता है। सोनीपत पुराना नाम स्वर्णप्रस्थ, गोल्डन सिटी, सोनप्रस्थ भी कह सकते हो, सोन भी सोना होता है, स्वर्ण भी सोना होता है बच्चों, तो स्वर्णप्रस्थ, सोनप्रस्थ, गोल्डन सिटी, जो एटलस साइकिल का जो हब है, साइकिल सिटी भी इसको हम कह सकते हैं सोनीपत को। कब गठन हुआ था? 22 दिसंबर 1972 को। और किस जिले का गठन हुआ था इसके साथ? भिवानी का। और गुरुग्राम जो हमारा मिलेनियम सिटी है, मिलेनियम सिटी के उपनाम से जाना जाता है, मेडी सिटी भी इसको कहते हैं बच्चों, कॉल सेंटर ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। और अगर हम इसको ये कहें ड्रीम सिटी, सौपन नगरी, लोगों के सपनों की नगरी है, कौन सी? गुरुग्राम। औद्योगिक नगरी कौन सी है? फरीदाबाद। हरियाणा की आर्थिक राजधानी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी, ठीक है बच्चों, कमेंट करके बताना है कौन सी है। तो औद्योगिक जिले फरीदाबाद के सेक्टर 16 निवासी सतीश सिंघल के पास देश विदेश के हजारों सिक्कों का वर्ष 1808 से 2019 तक का अनोखा संग्रह है। अशोक सिंघल ने अनोखी करेंसी का म्यूजियम भी बनाया हुआ है। 30 जून 2018 को तत्कालीन उद्योग मंत्री विपुल गोयल की सलाह पर कॉइन एंड करेंसी म्यूजियम की स्थापना की थी। इस म्यूजियम की विशेषता यह कि कोई भी सिक्का और रुपए प्रीमियम पर नहीं खरीदा गया है। इस शौक ने सतीश सिंघल का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा दिया है बच्चों। सतीश सिंघल के पास यूके, यूएसए, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इटली जैसे 55 देशों के सिक्कों का संग्रह है। अमेरिका के 50 व प्रदेश के 50 सिक्के, जिन पर उस राज्य का नाम और वह राज्य कब अमेरिका में शामिल हुआ था। इसके अलावा सिक्कों का उस राज्य का राष्ट्रीय, सिक्कों पे क्या है? राज्य का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, और सिक्का कब डला था। तो बच्चों ये सारे चीजें अंकित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हरियाणा के किस जिले के तेजली खेल परिसर में एकेडमिक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा? एकेडमिक हॉस्टल जो है ये खिलाड़ियों के लिए बच्चों, एकेडमिक हॉस्टल। तो हरियाणा के किस जिले के तेजली खेल परिसर, तो ये तेजली खेल परिसर कहां है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। तो तेजली खेल परिसर जो है वो यमुनानगर में है। कहां पे है? यमुनानगर में। तो हरियाणा के किस जिले के तेजली खेल परिसर में एकेडमिक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा? तो यमुनानगर में। बच्चों यमुनानगर में इसके अलावा बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, बिल्ट जो है वो फुटबॉल स्टेडियम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह भी प्रसिद्ध है कि बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम जो वो कहां है, तो वो यमुनानगर में है। यमुनानगर जो है बच्चों जिसको ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें बच्चों पंचकुला की, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पंचकुला में ताऊ देवीलाल खेल परिसर है। ताऊ देवीलाल खेल परिसर जो वो कहां है? वो पंचकुला में, जहां पे खेलो इंडिया 2021 के गेम जो है होंगे कहां? हरियाणा में। राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं बच्चों हरियाणा में। हरियाणा के कहां? पंचकुला में। लेकिन साथ में यह भी बताया गया था कि साथ लगता जो डिस्ट्रिक्ट है अंबाला, उसके खेल परिसरों को, उसके जो स्टेडियम आदि को भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो बच्चों देवीलाल जो एक स्टेडियम है गुरुग्राम में भी है, यह भी ध्यान रखना, गुरुग्राम में भी है बच्चों ताऊ देवीलाल के नाम से स्टेडियम। और पंचकुला में भी ताऊ देवीलाल खेल परिसर जो है, यह ताऊ देवीलाल जो एक क्रिकेट स्टेडियम है पंचकुला में भी है, और ताऊ देवीलाल के नाम से कहां है? गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में भी है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा गुड़गांव में क्या है? नेहरू हॉकी स्टेडियम, नेहरू हॉकी स्टेडियम जो वो गुड़गांव में है। इसके अलावा बच्चों डीएलएफ गोल्फ कोर्स कहां स्थित है? गुरुग्राम में यानी कि गुड़गांव में। अगर हम फरीदाबाद की बात करें, तो फरीदाबाद में एक प्रसिद्ध स्टेडियम है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन सा स्टेडियम प्रसिद्ध है फरीदाबाद का, तो वो आप कमेंट करके बताओगे।
तो बच्चों इसके अंदर जो फरीदाबाद के अंदर नाहर सिंह स्टेडियम है, नाहर सिंह स्टेडियम, ये क्रिकेट स्टेडियम है बच्चों। नाहर सिंह इंटरनेशनल लेवल का जो स्टेडियम है जहां पे अंतरराष्ट्रीय मैच जो है वो खेले जाते हैं। पहले इसका नाम मयूर स्टेडियम था। नाहर सिंह स्टेडियम का पहले जो प्राचीन नाम था वो नाहर सिंह स्टेडियम क्या था, मयूर स्टेडियम के नाम से इसको जाना जाता था। इसके अलावा फरीदाबाद में अरावली गोल्फ कोर्स है। अरावली गोल्फ कोर्स जो है वो कहां है बच्चों, फरीदाबाद में। ठीक है, तो हरियाणा के किस जिले के तेजली खेल परिसर में एकेडमिक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, तो वो किया जाएगा बच्चों यमुनानगर में। ठीक है, और यमुनानगर कब बना था, 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर का गठन हुआ था। 4 जिलों का गठन हुआ था इस दिन। यमुनानगर के अलावा कैथल, इसके अलावा रेवाड़ी और पानीपत का गठन इसी दिन हुआ था। बाद में पानीपत को जो है फिर दोबारा करनाल में मिला दिया गया था 1991 में, 24 जुलाई 1991 को। फिर 1 जनवरी 1992 को जो है दोबारा करनाल उसका पानीपत का गठन कर दिया गया था। फरीदाबाद अभी पड़ा था 15 अगस्त 1979 को, और पंचकुला 15 अगस्त 1995 को। पंचकुला जो है 15 अगस्त 1995 को इसका गठन हुआ था बच्चों। और गुरुग्राम 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना उस टाइम। तो यमुनानगर का तेजली खेल परिसर, डायरेक्ट यूं क्वेश्चन भी आ सकता है, तेजली खेल परिसर कहां है, तो यमुनानगर में। इसके अलावा बिल्ट खेल जो फुटबॉल स्टेडियम है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, वो कहां, यमुनानगर में। कई बार क्वेश्चन आया ये। पंचकुला में ताऊ देवीलाल खेल परिसर या ताऊ देवीलाल स्टेडियम। इसके अलावा और कहां ताऊ देवीलाल के नाम से, गुरुग्राम में। नेहरू हॉकी स्टेडियम भी गुरुग्राम में, डीएलएफ गोल्फ कोर्स भी गुड़गांव में है। फरीदाबाद में नाहर सिंह अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है बच्चों। पहले नाम मयूर स्टेडियम होता था। और अरावली गोल्फ कोर्स भी कहां है, फरीदाबाद में। मार्च 2021 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। इसका निर्माण जो है इस एकेडमिक हॉस्टल का मार्च 2021 तक 62 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए यहां टीमें आती हैं। फिलहाल 40 बेड का हॉस्टल बन रहा है और इसे आधुनिक तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। कितने बेड का, 40 बेड का हॉस्टल जो बनाया जा रहा है। ठीक है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जिले में पहला ग्रीन क्लीन और जीरो वेस्ट संस्थान बनाया जाएगा। बच्चों पहला ग्रीन क्लीन और जीरो वेस्ट संस्थान जो वो कहां है, मतलब किसको बनाया जाए, किस संस्थान को, तो बच्चों वो रोहतक में। किसमें, रोहतक में। रोहतक भी बच्चों उन 7 जिलों में से एक है जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के समय गठित किए गए थे। बच्चों ये जो रोहतक है शुगर सिटी भी है। रोहतक जो है हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहलाती है। पहले सांस्कृतिक राजधानी भी हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। तो ये ध्यान रखना बच्चों, अगर पूछ ले हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कौन है, अगर ऑप्शन में रोहतक है तो रोहतक कर दीजिए, पहले ये हुआ करती थी। अगर कुरुक्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र कर दीजिए, क्योंकि मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र को सांस्कृतिक राजधानी विकसित करने की घोषणा की। दोनों साथ में आ जाएं तो हमारा ऑप्शन कुरुक्षेत्र हुआ, क्योंकि लेटेस्ट जो है अभी किसको बनाया जा रहा है, सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र को, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को। ठीक है, तो बच्चों रोहतक का जो वैश्य एजुकेशन सोसाइटी है उसमें पहला ग्रीन और उसको पहला ग्रीन क्लीन और जीरो वेस्ट संस्थान जो है वो बनाया जा रहा है। इसके तहत क्या होगा कि गीला और सूखा कचरे को अलग अलग किया जाएगा। बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल आपने साइंस में पढ़े होंगे, एक जैव निम्नीकरणीय होते हैं, एक जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। जैव निम्नीकरणीय वो होते हैं जो आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किए जा सकते हैं, जिनसे वातावरण को, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे कोई सब्जी के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, या कोई गोबर आदि है, तो उनको अलग करेंगे। बायो जो ग्रेडेबल है उनको, और नॉन बायोग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे प्लास्टिक है बच्चों, ये जो है, या कोई कांच है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो इनको अलग करेंगे। और जो पत्तियां हैं या कोई छिलके आदि हैं,
ये जो वेस्टेज है इनको गड्ढे खोदकर उसके अंदर दबा दिया जाएगा, जो खाद में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहां शुरू किया जा रहा है? रोहतक के वैश्य एजुकेशन सोसाइटी में। रोहतक का वैश्य एजुकेशन सोसाइटी जिले का पहला ग्रीन क्लीन और जीरो वेस्ट संस्थान बनेगा। इस प्रोजेक्ट पर 3 सितंबर से काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासक बने नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा की पहल पर यह कार्य योजना तैयार की गई है। 6 महीने के अंदर इसे रोहतक के मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रिंसिपल, शिक्षक और विद्यार्थियों की भागीदारी की जाएगी। इसका मकसद शहर के और संस्थानों के लिए आदर्श मॉडल तैयार करना है। ग्रीन वेस्ट के लिए जरूरत के मुताबिक गड्ढे खोदे जाएंगे, उनकी बाउंड्री बनेगी और अक्टूबर माह में इस दिशा में परिणाम देखने शुरू हो जाएंगे। वैश्य एजुकेशन सोसाइटी परिसर में इस सूखा गीला कचरा अलग किया जाएगा। प्लास्टिक, ई वेस्ट, कांच, लकड़ी, प्लास्टिक आदि अलग होगा। पेड़ पौधों की पत्तियां और अन्य ग्रीन वेस्ट को गड्ढा बनाकर दबा दिया जाएगा ताकि उससे खाद जो है वो तैयार हो सके। साथ ही और भी किसी प्रकार के वेस्ट संस्थान परिसर में जनरेट नहीं होने दिया जाएगा। कूड़े से निकली मिट्टी को संस्थान परिसर में ही जरूरत के हिसाब से पाट दिया जाएगा, मतलब उसको बिछा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहां? रोहतक में ये जो है पहला ग्रीन क्लीन और वेस्ट जो संस्थान है वो कहां विकसित हो रहा है? रोहतक में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में बुजुर्ग डिपो होल्डर अब डिपो को किसके नाम पर हस्तांतरित करवा सकेंगे? बच्चों दरअसल क्या है ये कि बहुत से लोग हैं जिनके नाम काफी लंबे समय से डिपो जो है वो चलते आ रहे हैं, और अब जो वो इतने सक्षम नहीं है कि वो डिपो में जा सकें या काम कर सकें। तो इस चीज को देखते हुए सरकार ने क्या फैसला लिया है कि जिनके नाम बहुत लंबे समय से डिपो जो चले आ रहे हैं और जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनमें अब इतनी क्षमता नहीं बची काम को संभालने की या देखरेख करने की, तो वो अगर चाहते कि डिपो हमारे पास ही रहे तो वो उनके परिवार के सदस्य के नाम ट्रांसफर हो सकेगा। उसके परिवार के सदस्य, उसका कोई बेटा या उसकी कोई बेटी जो उसके नाम जो ट्रांसफर हो जाएगा। और बच्चों ये हमारे जो डिप्टी सीएम है श्री दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जिनके पास खाद्य आपूर्ति विभाग भी है। कौन सा विभाग है? फूड एंड सप्लाई जो डिपार्टमेंट है वो भी उन्हीं के पास है। उन्होंने जानकारी दी है। तो परिवार के सदस्यों के नाम जो है वो हस्तांतरित करवा सकेंगे। तो बच्चों ये जो पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, केसी पब्लिकेशंस के नाम से, जिसमें कि स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। और दूसरा जो है कृष्णिया क्लासेस के नाम से है, जिसमें कि क्विज होती है बच्चों। और मैंने एक चीज और कही थी कि जल्दी हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा जीके की स्पेशल क्विज जो हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको ये पीडीएफ के रूप में जो वो सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। 8 मार्च 2021 को, यानी कि अगले साल, आप जानते हो 8 मार्च को क्या होता है? कमेंट करके बताइए। राज्य स्तर पर महिला दिवस का आयोजन किस विभाग की ओर से किया जाएगा? तो बच्चों 8 मार्च को होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो 8 मार्च को होता है। तो कहता है कि 8 मार्च 2021 को राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर महिला दिवस का आयोजन कौन सा मंत्रालय, किस विभाग, किस डिपार्टमेंट की ओर से किया जाएगा? पहला ऑप्शन है खेल एवं युवा मामले, तो नहीं है बच्चों ये। दूसरा महिला एवं बाल विकास, तीसरा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, और चौथा है कला एवं सांस्कृतिक मामले। तो बच्चों इसका आंसर होगा बी, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से पूरे स्टेट लेवल पर महिला दिवस जो इसका आयोजन किया जाएगा। तो बच्चों आप जानते हो खेल एवं युवा मामलों के हमारे जो मंत्री हैं वो कौन हैं? बहुत बार पढ़ चुके हैं बच्चों। तो ये हैं श्री संदीप सिंह या सरदार संदीप सिंह। खुद बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं बच्चों। किस खेल से संबंध रखते हैं? हॉकी से। उपनाम क्या है इनका वो भी हमने पढ़ा था। इनको फलीकर सिंह के उपनाम से जानते हैं, फलीकर सिंह। इनका अगर हम बात करें तो जो
कौन सी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो पेवा से। पेवा का प्राचीन नाम क्या था? पृथुदक। ये भी हम पढ़ चुके हैं। राजा पृथु ने अपने पिता वेशु का तर्पण यहां किया था और पेवा को हरियाणा का गया भी कहते हैं। इसके अलावा और कौन सा डिपार्टमेंट है श्री संदीप सिंह के पास? हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं बच्चों ये। इसके अलावा और कौन सा डिपार्टमेंट है? इसके अलावा बच्चों इनके पास है प्रिंटिंग व स्टेशनरी। प्रिंटिंग व स्टेशनरी जो डिपार्टमेंट है, प्रकाशन एवं मुद्रण जो है, वो डिपार्टमेंट भी किन के पास है? श्री संदीप सिंह के पास है। दूसरा अगर हम बात करें महिला एवं बाल विकास, तो यह भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। महिला एवं बाल विकास जो वो किसके पास है? तो वो है श्रीमती कमलेश ढांडा। श्रीमती कमलेश ढांडा जो है उनके पास ये डिपार्टमेंट है। किस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं? तो कलायत से। कहां से आती है? कलायत से। और बच्चों और कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास है और कौन सा विभाग इनके पास है? तो ये भी हमने पढ़ा था पीछे, अभिलेखागार। कौन सा है? अभिलेखागार। ठीक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है बच्चों? तो ये श्री दुष्यंत चौटाला के पास है, जो हमारे क्या है? डिप्टी सीएम है, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं बच्चों श्री दुष्यंत। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? उचाना से। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? जेजेपी से, जननायक जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। तो इनके पास बच्चों राजस्व में आपदा प्रबंधन, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है, आबकारी एवं कराधान, इसके अलावा उद्योग एवं वाणिज्य, इंडस्ट्री एवं कॉमर्स, इसके अलावा श्रम एवं रोजगार, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, इसके अलावा अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। तो ये सारे के सारे किन के पास हैं? श्री दुष्यंत चौटाला के पास। कला एवं सांस्कृतिक मामले जो हैं बच्चों, इनके मंत्री कौन हैं? तो इनके मंत्री हैं श्री कंवरपाल। श्री कंवरपाल। श्री कंवरपाल किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो बच्चों ये आते हैं जगाधरी से। जगाधरी बच्चों जिसको ब्रास सिटी भी कहते हैं, ब्रास सिटी रेवाड़ी को भी कहा जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना। रेवाड़ी भी क्या? ब्रास सिटी। और जगाधरी भी क्या है? ब्रास सिटी बच्चों। इसके अलावा ये हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं बच्चों। शिक्षा के अलावा वन मंत्री भी यही है, पर्यटन मंत्री भी यही है, इसके अलावा संसदीय मामलों के मंत्री भी यही हैं। तो ये बच्चों आपको याद हो जाने चाहिए, बहुत बार इनका जिक्र आता है। कला एवं सांस्कृतिक मामले श्री कंवरपाल गुर्जर के पास है बच्चों। जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। शिक्षा मंत्री, वन मंत्री, पर्यटन मंत्री, संसदीय मामलों के मंत्री जो वो कौन है? श्री कंवरपाल गुर्जर हैं। ठीक है। तो बच्चों 8 मार्च 2021 को राज्य स्तर पर महिला दिवस का आयोजन जो वो कौन सा विभाग करेगा? महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा। और इस दिन जो है कुछ पुरस्कार भी जो हैं वो महिलाओं को दिए जाते हैं, कुछ अवार्ड जो महिलाओं को दिए जाते हैं बच्चों। तो देखना कौन कौन से अवार्ड जो हैं वो इस दिन दिए जाते हैं। तो विश्व महिला दिवस पर दिए जाने वाले राज्य स्तरीय अवार्ड्स जो कौन कौन से हैं? ये अवार्ड्स जो है गलत लिखा है बच्चों, ये यो लिखा जाएगा। ठीक है। अवार्ड्स जैसे स्पोर्ट्स है, कई बच्चे गलत लिखते हैं, ये जो है ये गलत है। ये स्पोर्ट्स नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि रै जो है कभी भी आधे अक्षर के ऊपर नहीं जा सकता। इसको अलंत लगा हुआ है, इसको यालंत या रै नहीं जा सकता कभी भी। तो अगर जहां उसकी ध्वनि आती है उससे अगला वर्ण अगर आधा तो अगले के ऊपर चलता है, यूं लिखा जाता है स्पोर्ट्स, और यूं ही लिखा जाएगा अवार्ड्स। तो बच्चों कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड जो है, इसके तहत 1.5 लाख रुपए की राशि जो वो दी जाती है। अगर हम बात करें तो 2019 का इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था अलका गर्ग को। अलका गर्ग। ये अलका गर्ग कहां से संबंध रखती हैं बच्चों? तो ये रखती हैं छछरौली से। छछरौली कहां है? बड़ी प्रसिद्ध जगह है बच्चों। छछरौली यमुनानगर में है, जिसे हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। सबसे ज्यादा बारिश होती है बच्चों यहाँ पे। हरियाणा की चेरापूंजी किसे कहते हैं? छछरौली को।
या हरियाणा का मासिनराम भी कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि चेरापूंजी वो जगह थी जहां भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती थी। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला स्थान छछरौली है, तो इसकी तुलना चेरापूंजी से की गई थी। लेकिन वर्तमान में हम पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो भारत में चेरापूंजी से भी ज्यादा कहां होती है, मासिनराम में। तो इसे हरियाणा का मासिनराम भी कह सकते हो या हरियाणा की चेरापूंजी कह सकते हो, छछरौली। तो छछरौली यमुनानगर में, वहां से संबंध रखती है अलका गर्ग। तो 1.5 लाख रुपए की राशि जो है इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड के तहत दी जाती है। दूसरा कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, ठीक है बच्चों, तो इसके तहत जो है 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जैसा कि नाम से प्रति शौर्य अवार्ड तो जो साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है। पिछली बार 2019 का जो मनीषा को दिया गया था। मनीषा फतेहाबाद से संबंध रखती है, पिंक सिटी से। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के एवज में पुरस्कार उनको दिया गया था बच्चों। माउंट एवरेस्ट जो है ये साहसिक कार्य है, तो साहसिक कार्यों के लिए अवार्ड दिया जाता है। बहन सन्नो देवी पंचायती अवार्ड, बहन सन्नो देवी पंचायती अवार्ड जो है इसके तहत भी 1 लाख रुपए की राशि है जो दी जाती है, ठीक है। तो बच्चों सन्नो देवी के बारे में आप क्या जानते हो, कौन थी सन्नो देवी? हरियाणा विधानसभा, जो हमारी हरियाणा विधानसभा, पहली हरियाणा विधानसभा थी, उसकी स्पीकर कौन थी? सन्नो देवी। पहली, या हम कह सकते हैं हरियाणा की पहली स्पीकर कौन थी? सन्नो देवी, ठीक है बच्चों। इससे पहले यह भी ध्यान रखना बच्चों, इससे पहले यह पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर थी। बच्चों जब हरियाणा पंजाब दोनों जो है कंबाइन थे, तो उस टाइम ये पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर थी। और जैसे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ, तो ये हरियाणा विधानसभा की क्या बना दी गई? स्पीकर बना दी गई। लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड जो है 51,000 रुपए इसके तहत दिए जाते हैं बच्चों, 51,000 की राशि। इसके अलावा एक वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवर अवार्ड जो है यह भी दिया जाता है, तो शायद 21,000 रुपए जो है इसके तहत दिए जाते हैं। तो विश्व महिला दिवस पर दिए जाने वाले राज्य स्तरीय अवार्ड है बच्चों, ये इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, बहन सन्नो देवी पंचायती अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड और वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के जुलाई के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कितने प्रतिशत बेरोजगारी दर्ज की गई? तो बच्चों आपको पहले तो यह पता होना चाहिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के जो जुलाई के आंकड़े थे, उनके अनुसार हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है बच्चों, ठीक है। तो कितने प्रतिशत बेरोजगारी दर्ज की गई थी हरियाणा में? तो हरियाणा में 24.5% बेरोजगारी जो है वो दर्ज की गई थी। 24.5% का अर्थ समझते हो बच्चों? मोटा मोटी 25%। इसका अर्थ मतलब हर 4 आदमियों में से 1 बेरोजगार है। 25% का मतलब क्या है? हर 4 में से 1 आदमी जो है बेरोजगार है बच्चों। और शहरी क्षेत्रों में ज्यादा बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में जो बेरोजगारी वो ज्यादा है बच्चों, ठीक है। तो 7.93 ये जो बेरोजगारी दर है, ये हमारे भारत की बेरोजगारी दर थी 7.93। 20.5% अगर हम बात करें तो दिल्ली की बेरोजगारी दर कितनी थी? 20.5%। तो 20% का अर्थ भी कि हर 5 में से 1 व्यक्ति, यानी कि हर 5वां व्यक्ति जो है वो क्या है बच्चों? बेरोजगार है दिल्ली में। और 10.4 जो ये पंजाब की बेरोजगारी दर है, मतलब हर 10 में से 1 व्यक्ति पंजाब में बेरोजगार है। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो हमारे हरियाणा में दर्ज की गई। बच्चों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक वर्तमान समय में देश में बेरोजगारी दर 7.93%। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा है। शहरी में है 9.65% और ग्रामीण क्षेत्र में 7.13%। शहरों में जुलाई माह के अंत तक बेरोजगारी दर 10% के करीब थी, जिसमें कुछ कमी आई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर घटकर यह दोबारा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में 20.3% है, यानी कि हर 5वें व्यक्ति को नौकरी की तलाश है।
हरियाणा में बेरोजगारी 24.5% है, यानी कि हर चौथे आदमी को नौकरी की तलाश है। और पंजाब में 10.4%। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाएगी? हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाएगी? तो बच्चों ये बनाई जाएगी CRSU, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। कल भी पढ़ा था बच्चों इसके बारे में, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। तो जरा कमेंट करके बताना, पहली बात ये कहां स्थित है, दूसरी बात कब इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, ये दोनों चीज आपको कमेंट करके बतानी है। और तीसरी बात, इसके वीसी कौन है, इसके वीसी कौन है? पहले केयू के 11 जनवरी 1957 को हमारे जो पहले हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें अजात शत्रु कहा जाता है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, उन्होंने इसका उद्घाटन, इसका नींव जो है वो रखी थी। कई जगह आपको मैं बार बार बताता हूं बच्चों, 56 भी हो सकता है, 1956, क्योंकि 56-57 भी हो सकता है। 57 जो है 11 जनवरी 57 का मतलब है 57 के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना, अगर 56 ऑप्शन में तो 56 कर दीजिए, स्थापना कभी 57 है तो 57 कर दीजिए। दोनों अगर हैं तो हम 57 पे जाएंगे बच्चों, क्योंकि 11 जनवरी 1957 को उन्होंने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, और इसके वीसी कौन है बच्चों? हरियाणा का पहला जो यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी, वो भी क्या है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र कहां है? कुरुक्षेत्र में बच्चों। ठीक है, और इसके वीसी हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा। एमडीयू के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं बच्चों। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहां है? रोहतक में। कहां है? रोहतक में। ठीक है, वीसी कौन है? प्रोफेसर राजवीर सिंह इसके वीसी हैं। CRSU चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो है बच्चों, ये जींद में है। कहां है? जींद में। अगस्त 2007 में इसको केयूके का रीजनल सेंटर बनाया गया था। सबसे पहले अगस्त 2007 में सबसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक रीजनल सेंटर इसको बनाया गया था। ठीक है, फिर 4 जुलाई 2014 की अगर हम बात करें, 4 जुलाई 2014 को तो सरकार ने इसको यूनिवर्सिटी बनाने का अध्यादेश जारी किया था। और बच्चों अगर उद्घाटन की बात करें तो 25 जुलाई 2014 को इसका जो है वो उद्घाटन किया गया था। ठीक है, किसके नाम पर है? कल भी पढ़ा था बच्चों, किसके नाम पर है? चौधरी रणवीर सिंह के नाम पे। चौधरी रणवीर सिंह एक बहुत बढ़िया स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता रहे हैं। हमारे जो पूर्व सीएम हैं श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पिता हैं, मतलब रोहतक के सांगी गांव से संबंध रखते हैं। और एक खास प्रश्न इनके बारे में मैंने कल बताया था बच्चों। क्या बताया था खास प्रश्न? कि रणवीर सिंह जो हैं वो एकमात्र ऐसे सदस्य हैं भारतीय लोकतंत्र में जिसे अलग अलग 7 सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। 7 अलग अलग सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है, और इसलिए इनका जो नाम है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। तो एक ये क्वेश्चन एचएससी ने पूछा हुआ है। एक ये भी कई बार आता है बच्चों इनका क्वेश्चन कि जो पहली हमारी जो संविधान सभा थी, संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा, संविधान बनाने वाली जो सभा थी, उसके एक सदस्य रणवीर सिंह थे। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जो है, जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी, संविधान को बनाने वाली जो सभा थी, उसके जो ये एक सदस्य थे बच्चों। कौन? चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। इसके अलावा CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां है बच्चों? सिरसा में। कल भी पढ़ा था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 अप्रैल 2003 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। वीसी कौन है? तो इसके वीसी जो हैं वो हैं राजवीर सिंह सोलंकी, प्रोफेसर राजवीर सिंह सोलंकी। CRSU के कौन हैं? राजवीर सिंह सोलंकी। और CDLU के कौन हैं? राजवीर सिंह सोलंकी। कल भी बताया था मैंने ये। अब जो है ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम इनको कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हाईटेक लाइब्रेरी जो बनाई जाएगी? तो वो बनाई जाएगी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में।
चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में हाईटेक लाइब्रेरी होगी जिसमें ऑनलाइन बुक्स जारी हो सकेंगे। इसमें 6 मंजिला लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी। लागत 50 करोड़ रुपए से तैयार होगी बच्चों। एक साथ 2000 बच्चे बैठकर पढ़ सकेंगे। इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी जो है बच्चों वो क्या होंगे, ऑटोमेटिक होंगे। कोई भी विद्यार्थी अगर किसी बुक को बगैर इश्यू करवाए अगर ले जाना चाहेगा तो वो नहीं ले जा सकेगा। इसकी खासियत होगी बच्चों, बुक को इश्यू करवाकर वो ले जा सकेगा। अगर बगैर इश्यू करवाए बुक को ले जाता है तो जैसे वो गेट पे पहुंचेगा तो अलार्म बज जाएगा और जो प्रशासन है उसको जो है उसका पता चल जाएगा। तो ये चीजें जो है आप पढ़ लेना पीडीएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस गांव में गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी के नाम पर वीएलडीए कॉलेज बनाया जाएगा? हरियाणा के किस गांव में जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी माता गुजरी के नाम पे वीएलडीए कॉलेज जो वो कहां बनाया जाएगा? तो बच्चों वो बनाया जाएगा लखनौर साहिब में। कहां पे? लखनौर साहिब। ये जो लखनौर साहिब है ये गुरु गोविंद सिंह की मां का मायका है, या हम ये कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह का जो ननिहाल है वो कहां है? लखनौर साहिब में है बच्चों। ठीक है, और ये लखनौर साहिब कहां है बच्चों? अंबाला में। तो यहां एक गुरुद्वारा भी है लखनौर साहिब। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सड़क का नाम भी जो है वो इनकी माता के नाम पर है। लखनौर साहिब में एक सड़क का नाम जो है वो इनकी माता के नाम पर रखा गया है। तो बच्चों अगर हम सुई की बात करें तो सुई जो गांव वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। इसका क्वेश्चन भी एचएससी पूछ चुकी है। सुई जो है वो कहां पे? भिवानी गांव में। क्या क्वेश्चन बनता है बच्चों इसका? हमारे हरियाणा का पहला 100 प्रेरित आदर्श ग्राम कौन सा है? सुई। हरियाणा का पहला 100 प्रेरित आदर्श गांव तो बच्चों वो कौन सा है? वो है सुई, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बच्चों। अगर हम बात करें पोलड़ की तो पोलड़ जो गांव ये कैथल डिस्ट्रिक्ट का गांव बच्चों, पोलड़। ठीक है, कहां का गांव है? पोलड़ जो है वो कैथल डिस्ट्रिक्ट का गांव है और रामायण कालीन ये गांव माना जाता है। रामायण कालीन ये गांव है कि रावण से इसका संबंध बताया जाता है। रावण से इसका संबंध बताया जाता है बच्चों। तो जो रावण के दादा थे महर्षि पुलत्स्य, ठीक है बच्चों, उनका संबंध जो यहां से था। अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, कई जगह आपको यह लिखा मिलेगा कि रावण के नाना। अब अगर आप रामायण को ध्यान से पढ़ो तो पुलत्स्य जो महर्षि थे वो रावण के नाना नहीं, रावण के दादा थे। क्या थे? रावण के दादा। ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं महर्षि पुलत्स्य, और उनके पुत्र थे विसर्वा जो कि किसके पिता थे? रावण। रावण के पिता का नाम विसर्वा और विसर्वा जो उनके पिता का नाम था महर्षि पुलत्स्य। और रावण की माता का नाम था कैकसी जो रावण की माता थी। और इनका नाना का नाम था सुमाली। ठीक है, और बसई जो बसई ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था बच्चों। बसई की क्या विशेषता थी? कहां का गांव है? कल ही पढ़ा था शायद। तो बसई जो है गुरुग्राम का गांव बच्चों, गुड़गांव का। तो जो 5 राफेल विमान जो है फ्रांस से भारत आए उनको लाने वाले पायलटों में एक पायलट कहां का था? हमारे गुरुग्राम के बसई गांव का। उसका नाम बताना आपको, वो क्या नाम था? बसई गांव कहां है? गुरुग्राम में। तो जो राफेल विमान को लाने वाले जो पायलट थे उनमें एक पायलट हमारे हरियाणा के गुरुग्राम के बसई गांव से हैं। वो हैं, पायलट का नाम क्या बच्चों? कल ही पढ़ाया था, रोहित कटारिया। आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रोहित कटारिया। ठीक है, तो बच्चों देखिए, करीब 52 साल पहले 1 अक्टूबर 1968 को पटियाला के महाराजा यादविंदर सिंह ने गांव लखनौर साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज बनाने के लिए नींव पत्थर लगाया था। बच्चों देखो, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज बनाने के लिए
पटियाला के महाराजा यादविंदर सिंह ने गांव लखनौर साहिब में 1 अक्टूबर 1968 को तकरीबन 52 साल पहले नींव का पत्थर लगाया था। 52 साल में कॉलेज नहीं बन पाया। अब यहां बन रहे VLDA, वेटनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट कॉलेज बनाने का 45% काम पूरा हो गया है और इस कॉलेज का नाम गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी के नाम पर बनाने की घोषणा CM मनोहर लाल ने की है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जी माता का जन्म इसी गांव में हुआ था, यानी कि ये क्या है, उनका ननिहाल है लखनौर साहिब। अभी तक पशु चिकित्सा संबंधी पढ़ाई हिसार की लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस लुवास में होती है। बच्चों लुवास कल भी हमने पढ़ा था, लुवास के VC कौन हैं? कल हमने पढ़ा था डॉक्टर गुरदयाल सिंह। और लुवास पहले HAU हिसार का एक भाग होता था। लुवास यूनिवर्सिटी कहां है बच्चों? हिसार में। तो पहले हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक भाग था, तो कब इसको अलग किया गया था? 2010 में जो है इसको अलग यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। गांव लखनौर साहिब में VLDA कॉलेज में पशु अस्पताल के साथ साथ एकेडमिक विंग बनेगा। लखनौर साहिब गांव के लिए युवाओं के लिए मेरिट के आधार पर कोर्स में एक सीट रिजर्व होगी। मतलब उस गांव के लिए एक सीट जो रिजर्व होगी बच्चों। इस प्रोजेक्ट को CM अनाउंसमेंट के तहत 15 एकड़ जमीन में बनाया जाएगा। कितना? 15 एकड़। कॉलेज बिल्डिंग, एकेडमिक विंग, गर्ल्स व बॉयज हॉस्टल, मॉर्चरी सहित पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 35 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस झील को अलंकृत उद्यान बनाया जाएगा? एक किस्म का सजावटी उद्यान जो है वो किस झील को बनाया जाएगा बच्चों? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये बनाया जाएगा सुखना झील को। कौन सी झील को? सुखना। तो सुखना झील कहां है बच्चों? चंडीगढ़ में। कहां स्थित है? चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ को जो है कि सुखना झील को अलंकृत उद्यान जो है ये बनाया जाएगा। 3 चरणों में ये उद्यान पूरा होगा। पहले चरण में क्या होगा? जो सीजनल पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। पहले चरण में सीजनल पौधे लगाए जाएंगे बच्चों। दूसरे चरण में क्या होगा? ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो साल भर खिले रहते हैं, साल भर जो सुगंध देते हैं, साल भर चलने वाले जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। और तीसरे चरण में विदेशों से मंगाए हुए पौधे जो इसमें लगाए जाएंगे। सुल्तानपुर झील की अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर झील जो है वो बच्चों गुरुग्राम के फर्रुख नगर में है। कहां स्थित है? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। फर्रुख नगर में जो है सुल्तानपुर झील जो है वो गुरुग्राम के फर्रुख नगर में स्थित है बच्चों। बड़खल झील की अगर हम बात करें तो बड़खल झील जो फरीदाबाद में है बच्चों। कहां है? फरीदाबाद में है बड़खल झील। यह कृत्रिम झील है बच्चों। 1947 में एक सिंचाई परियोजना के तहत इसको बनाया गया था। बड़खल झील को जो विकसित किया गया था 1947 में एक सिंचाई परियोजना के तहत। दमदमा झील जो है ये हमारे राज्य की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील बच्चों। लगभग 300 एकड़ में जो है ये झील है। और कहां है ये? सोहना में, गुरुग्राम के सोहना में ये झील जो है। ठीक है बच्चों, कर लोगे? तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये आपको PDF में सारा मिल जाएगा। हाँ बच्चों, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में पहली आधुनिक ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी? हरियाणा के किस गांव में पहली आधुनिक ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी? तो वो स्थापित की जाएगी बच्चों काछवा गांव में। कहां पे? काछवा गांव में। जो उत्तर हरियाणा बिजली निगम जो है वो इस लाइब्रेरी को विकसित कर रहा है। तो ये काछवा जो गांव है वो कहां पे स्थित है बच्चों? वो करनाल में स्थित है काछवा गांव। तो उत्तर हरियाणा जो विद्युत निगम है वो जो आधुनिक ई-लाइब्रेरी है वो बनाने जा रहा है। लगभग 17 लाख रुपए की जो है इसके अंदर जो है खर्च आएगा, 17 लाख रुपए का। और ये एक ट्रायल के तौर पे बच्चों, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे है। अगर ये सफल हो जाता है
तो हरियाणा के 10 जिलों में ऐसी 12 लाइब्रेरी खोली जाएंगी। कितनी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आने वाली परीक्षाओं के लिए। कितनी आधुनिक ई लाइब्रेरी हरियाणा में स्थापित की जाएंगी? तो बच्चों वो की जाएंगी 10 जिलों में 12 लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो, लगभग 4 करोड़ की लागत से। अगर हम बात करें रोहनाथ की, तो रोहनाथ जो है बच्चों, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का। और यह गांव क्यों चर्चा में था कि अब की बार जब 15 अगस्त है, यानी कि हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, तो इस स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने तीसरी बार ध्वजारोहण किया है। मतलब आजादी मिलने के, आजादी हमें कब मिली? 1947 में। तो हमारा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, लेकिन रोहनाथ में जो है वो कौन सी बार ध्वज फहराया गया है? तीसरी बार। ठीक है, पहली बार 2018 में ध्वजारोहण हुआ था, उससे पहले यहां कोई ध्वजारोहण नहीं होता था। 23 मार्च 2018 को आजादी मिलने के इतने साल बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रयासों से इस गांव में पहली बार ध्वजारोहण 23 मार्च 2018 को हुआ था। तो तीसरे स्वतंत्र, अब की बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? तीसरा स्वतंत्रता दिवस था जिस पर इन लोगों ने ध्वजारोहण किया था, 18 में, 19 में और 20 में। अगर हम बात करें भनकपुर गांव की, भनकपुर गांव जो है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी ध्यान से सुनना। कहां का गांव है? गुरुग्राम का। भनकपुर हमारे राज्य का पहला गांव है जिसमें सुबह और शाम राष्ट्रगान बजेगा। पूरे गांव में क्या है? सुबह और शाम जो है वो राष्ट्रगान बजेगा। वो हमारे राज्य का पहला गांव है भनकपुर। ठीक है, तो यहां पूरे गांव में लाउड स्पीकर जो लगाए गए हैं 20 खंभों पे, तो पूरे गांव में सुबह और शाम जो दोनों समय क्या होगा? राष्ट्रगान जो बजा करेगा। तो पहला गांव है हमारे राज्य का भनकपुर। ये क्वेश्चन HSC पूछ चुकी है बच्चों। ठीक है, और अगर देश की बात करें तो देश में दूसरा गांव है ये। पहला गांव तेलंगाना राज्य का है, वो आपको कमेंट करना कौन सा गांव है। पहला गांव कौन सा है? तेलंगाना राज्य का गांव है बच्चों, जिसमें जो है हर रोज सुबह क्या है? राष्ट्रगान बजता है। और दूसरा गांव हमारे हरियाणा का है, और हरियाणा का ये क्या है? पहला गांव है भनकपुर, गुरुग्राम जिले का। और बच्चों बात करें हम छुड़ानी की, तो छुड़ानी जो है ये रेवाड़ी का गांव है। किस जिले में आता है? रेवाड़ी का। जो हमारे प्रसिद्ध संत जो थे गरीबदास, उनका संबंध कहां से था? रेवाड़ी से, रेवाड़ी के छुड़ानी गांव से, जिन्होंने बीजक पर टीका की थी। बीजक, एक तो बीजक पर टीका की थी, दूसरी इनकी रचना जो प्रसिद्ध हिंजर बोध जो है, प्रसिद्ध रचना कौन सी है? संत गरीबदास की हिंजर बोध। ठीक है, इसके अलावा बीजक जो उस पर टीका, जो टीका मतलब उसकी व्याख्या की थी बच्चों, बीजा जो किसने लिखी हुई थी? ये आप जानते हो बच्चों, कबीरदास ने। तो बीजक की टीका और हिंजर बोध जो है उनकी रचनाएं हैं। संत गरीबदास कहां से संबंध रखते थे? छुड़ानी गांव से। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रेवाड़ी में। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों बार बार आप इनको करते रहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप सारी क्लासें शुरू से आखिर तक करते हो, हर रोज आधा पौना घंटा निकालने की आपको जरूरत है सुबह सुबह। ठीक है, और उससे क्या होगा बच्चों? आपकी जो जीके है वो बहुत आसान हो जाएगी। वो जो करंट जीके के साथ साथ जो स्टैटिक जीके, ट्रेडिशनल जीके, सारी जो आपकी कवर हो जाएगी बच्चों आने वाले, अगर हम 4-5 महीने की बात करें तो उस दौरान। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस होता है, किसके जन्मदिन पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। तो आप सभी को एक बार फिर शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।